दिल्ली में प्रदूषण और जहरीली हवा के कारण ट्रकों की एंट्री पर रोक बढ़ा दी गई है। 26 नवंबर तक दिल्ली में जरूरी सामानों वाले ट्रक छोड़कर बाकी नहीं आ पाएंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तरों और निगमों में वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज पहले की तरह भी बंद है। इस पर फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जो फैसले दिल्ली सरकार ने लिए थे, जो कदम उठाए गए थे, वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि कुछ खास सुधार प्रदूषण को लेकर नहीं हुआ है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक अभी भी जारी है। लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने कल दिल्ली में बैठक की और पीएम को अपनी 6 मांगों के साथ खुली चिट्ठी भेज दी। सवाल है कि क्या इस मामले पर नरम पड़ी सरकार को कुछ और झुकाने की कोशिश में है आंदोलनकारी किसान संगठन। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रकाश पर्व की सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान से एक बार फिर सबको चौंका दिया। जिन 3 कृषि कानूनों पर पिछले 1 साल से कई किसान संगठन आंदोलन के रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी हैरान हुए। लगा कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलनकारी किसानों की भी घर वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ, न भविष्य में होता दिख रहा है। पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान के बाद किसान संगठनों की हलचल और तेज हो गई है। आंदोलन पर डटे किसान तो घर नहीं लौटे, अलबत्ता आगे की रणनीति के लिए बैठकों का दौर तेज हो गया है। बड़ी बात यह है कि किसान संगठन अब 3 कृषि कानूनों के अलावा दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर एमएसपी को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक में भविष्य को लेकर कई फैसले लिए गए। मुकदमों का एक बड़ा इशू रहेगा। जो किसान शहीद हो गए उनके परिवारों का मुआवजे की बात रहेगी। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, एक वो बड़ा इशू रहेगा। और बहुत से बिल ये लाना चाहते हैं, उन बिलों पर भी हम बात करना चाहेंगे। एमएसपी, शहीद किसान और जो आंदोलन के दौरान के मुकदमे, बिजली बिल, ये तमाम बातें जिन पर चर्चा, इन्हीं बातों को मद्देनजर रख के जो कंक्लूजन निकलेगा उस पर आगे की रणनीति। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलनकारी किसानों की पूरी रणनीति तैयार है। सबसे पहले लखनऊ में 22 नवंबर को किसान महापंचायत होगी। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे। 27 नवंबर को किसान संगठन एक बार फिर बड़ी बैठक करेंगे। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी अभी तक तय है, जिस पर आखिरी फैसला 27 नवंबर की मीटिंग में लिया जाएगा। आगे के प्रोग्राम 22 नवंबर की लखनऊ की रैली तो जारी है। कल बहुत अच्छी बड़ी रैली होगी। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है आंदोलन का। दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे देश में बहुत बड़ी किसान महापंचायत होगी। 28 तारीख को हमारी मुंबई में महाराष्ट्र की बड़ी महापंचायत हो रही है, एसकेएम के लीडर आ रहे। और 29 तारीख से क्या करना है उसके बारे में 27 नवंबर को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी। उसके अंदर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। सवाल है कि जब पीएम मोदी ने खुद कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, तो फिर किसान संगठनों को उस पर भरोसा क्यों नहीं? संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार वो क्यों कर रहे हैं? क्या अब एमएसपी और दूसरे मुद्दों के नाम पर किसान सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार के नरम रुख को देखते हुए आंदोलन के नाम पर किसान अपनी मनमानी करना चाहते हैं? तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया। किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन और यह कानून वापस जाए, लिया जाए, मांग की जाती रही और शासन की तरफ से समझाया नहीं जा सका उनको। अंत में इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बड़े आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक दिशा में ये पहल है, अच्छा कार्य हुआ है। फिलहाल इंतजार संसद के शीतकालीन सत्र का है, इंतजार किसान संगठनों की अगली बैठक का है, इंतजार सरकार के रुख का है। लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद के घटनाक्रमों की कड़ी को देखकर
साफ है कि आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार में तकरार की धार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन खत्म नहीं हुई। उन्नाव से विशाल चौहान और दिल्ली से सुशांत मेहरा और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की एक बड़ी खबर पठानकोट से, जहां आर्मी कैंप के गेट के करीब ग्रेनेड अटैक की खबर है। बताया जा रहा है कि बीती रात बाइक सवारों ने ये ग्रेनेड आर्मी कैंप के गेट की ओर फेंका और फरार हो गए। गनीमत रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना के बाद पूरे पठानकोट में अलर्ट कर दिया गया है। नाकों पर तलाशी ली जा रही है। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। कैंप के त्रिवेणी द्वार गेट पर बाइक सवारों ने ग्रेनेड फेंका था। घटना के बाद पठानकोट के सभी इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हमलावरों की पहचान की जा रही है। पठानकोट में आर्मी कैंप के पास ग्रेनेड से हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। कैंप के त्रिवेणी द्वार गेट पर बाइक सवारों ने ग्रेनेड फेंका था और पठानकोट के सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमारा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और उसको हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल्स फर्दर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ सीसीटीवीज दोनों तरफ हमने देखा कि लगे हुए हैं, कुछ मिला क्या? बाइक सवार कह रहे हैं कि वो अभी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया है, जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने भी, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि बाइक राइडर ने जो इसको थ्रो किया। तो आगे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसके काफ़ी हमारे सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो हमें अच्छी सीसीटीवी फुटेज मिलने की उम्मीद है। सर, इस बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं समंदर के सिकंदर का। देश की नौसेना के लिए बेहद गौरवशाली दिन है। मुंबई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया। इस मौके पर नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। समुद्र में भारत की शक्ति की शान, ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम से जुड़ी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन कल किया गया था। मुंबई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया। नौसेना की नई शान, जंगी जहाजों के बेड़े की नई पहचान, समंदर से लेकर आसमान तक देश की सरहदों को सुरक्षा का भरोसा देने वाला आधुनिक युद्धपोत। यह है आईएनएस विशाखापट्टनम। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी कमीशनिंग की। राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस विशाखापट्टनम ने यह साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की आधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत बनाने में सक्षम है। वारशिप की कमीशनिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी स्पष्ट संकेत देती है। एमडीएसएल द्वारा तैयार लीगल वारशिप कंटेंट के मामले में 75% और डिजाइन के मामले में 100% पूरी तरह से स्वदेशी है। पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम्स फीचर्स न केवल आज की
बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। कमीशनिंग के बाद रक्षा मंत्री युद्धपोत पर पहुंचे। वेस्टर्न नेवल कमांड के इस समारोह में नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। आईएनएस विशाखापट्टनम का निर्माण आत्मनिर्भर अभियान के तहत किया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए 75% उपकरण स्वदेशी हैं। ये नौसेना के प्रोजेक्ट B-15 का हिस्सा है। इसे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये देश का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी भारत की सीमा आने से पहले दुश्मन के जहाज हों या विमान हों या हेलीकॉप्टर, युद्धपोत पर लगे मिसाइल निशाना लगाकर उसे बर्बाद कर देगा। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 4 युद्धपोत बनाने का लक्ष्य है। 15 ब्रावो का पहला जहाज विशाखापट्टनम है। ऐसे और 3 जहाज आने वाले हैं। तो ये लीडशिप है 15 ब्रावो प्रोजेक्ट का। इसके बाद आपके पास मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत नाम की शिपें आएंगी। एंड 15 ब्रावो जो जहाज़ है ये 15 अल्फा का फॉलो ऑन है, जो कोलकाता, कोची, चेन्नई शिप्स हैं। ये P-15 अल्फा P-15 शिप्स की फॉलो ऑन थी, दिल्ली, मैसूर, मुंबई। तो इस जहाज़ की खासियत यह है कि हल फॉर्म और में जनरली ये सिमिलर है 15 अल्फा के साथ, लेकिन काफ़ी इसमें जो भारत का लोकल कंटेंट है, इंडिजिनस कंटेंट है, वो है, दैट इज़ ओवर 75%। इस वक्त नौसेना के जंगी बेड़े में 130 युद्धपोत हैं। इसके अलावा 39 जंगी जहाज अलग अलग शिपयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आईएनएस विशाखापट्टनम के साथ नौसेना नए दौर के सफर की शुरुआत कर रही है। आज तक ब्यूरो। आईएनएस विशाखापट्टनम देश के लिए मिसाल है। 75% स्वदेशी उपकरणों से बने इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार लगे हैं। दुश्मनों को सरहद की दहलीज तक आते ही बर्बाद कर देने वाला आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना की शान है। देश की समुद्री सीमाओं का मजबूत प्रहरी, समंदर के अंदर और ऊपर दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखने के लिए 24 घंटे तैयार। आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसमें हवाई हमले से लेकर समंदर के रास्ते घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने की ताकत है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच बनकर तैयार आधुनिक मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत देश के हौसले की मिसाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस जंगी जहाज की ये है कि इसको पूरी तरीके से 75% जो है वो भारतीय कंपनियों ने बनाया है, और जो उपकरण इस शिप को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं वो भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा जंगी जहाज है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट से बनाया गया है। अब देखिए कि आईएनएस विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने से सरहदों की मोर्चेबंदी कैसे मजबूत होगी। आईएनएस विशाखापट्टनम बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम में 16 ब्रह्मोस मिसाइल हैं। युद्धपोत में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। बराक मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकता है। दुश्मन के जहाज का सुराग मिलते ही इस युद्धपोत की डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इस युद्धपोत में दुश्मन की हर साजिश से निपटने की क्षमता है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। युद्धपोत दुश्मन से वार करने के साथ साथ उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बाहरी सतह एक स्पेशल स्टील की धातु से बनाई गई है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। समंदर की लहरों पर तैरता आईएनएस विशाखापट्टनम ये भरोसा देने में सक्षम है कि भारत अब अपनी ताकत से अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए आधुनिकतम सुविधाओं से लैस युद्धपोत बना सकता है। ये है ब्रह्मोस मिसाइल वाला हिस्सा, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल रखी गई हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं और यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल जो दुश्मन हैं उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में एकदम पूरी तरह सक्षम है। वैसे में इन मिसाइलों को दुश्मन की रेंज से बचाने के लिए इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है, और ये हिस्सा पूरे शिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंककि इस हिस्से में वो मिसाइल रखी गई हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। आईएनएस विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है।
4 टरबाइन गैस इंजन की ताकत के साथ ये युद्धपोत करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर सफर कर सकता है। युद्धपोत पर 300 सैनिक एक साथ रह सकते हैं। विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज का वो हिस्सा दिखाएंगे जो IRL डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे खतरनाक इसके लिए है क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे शिप का क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा। इस युद्धपोत में बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इससे फायदा ये होगा कि युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से को नुकसान हो तो भी INS विशाखापट्टनम काम करता रहेगा। INS विशाखापट्टनम में एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम भी है जो नौसैनिकों को किसी तरह के जैविक, रासायनिक और परमाणु हमले से बचा सकते हैं। मुंबई से पारस समेंद्र दामा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात देहरादून के शहीद दीपक नैनवाल से जुड़ी हुई। उनकी पत्नी ज्योति नैनवाल भी सेना में अफसर बन गई हैं। अब वो देश की सेवा करेंगी। नायक दीपक नैनवाल 2018 में शहीद हो गए थे। तभी ज्योति ने सेना में जाकर राष्ट्र सेवा करने का फैसला किया था। एक प्रण है राष्ट्र रक्षा का, एक वादा है अपने वतन से कि जान देंगे पर तिरंगे की शान नहीं मिटने देंगे। वतन की मिट्टी की रक्षा की कसम खाने वालों का ये जोश है, जुनून है। भारतीय सेना की इन्हीं ऑफिसर में से एक हैं ज्योति नैनवाल। हमें सिखाती है कि कभी गिव अप नहीं करना है और गिव अप ना करो तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। ट्रेनिंग बहुत इजी हो जाती है। और ये है सर मेरे जिनके कर्नल MP सर, इनकी गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कौन भूल सकता है देहरादून की रहने वाली ज्योति नैनवाल को। इन्होंने 2018 में अपने पति नायक दीपक नैनवाल को खोया था। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में दीपक नैनवाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 10 दिनों तक जिंदगी मौत की जंग लड़ते लड़ते वो रुला गए, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। एक वो वक्त था जब पूरे नैनवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके बाद भी ज्योति नैनवाल ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपने हमसफर का सपना पूरा करने की जिद ठान ली। ज्योति ने अपने आंसू पोंछते हुए वादा किया था कि जिस मातृभूमि की रक्षा में नायक दीपक ने जान गंवा दी, वो फर्ज अब खुद निभाएंगी। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ज्योति नैनवाल की ट्रेनिंग चल रही थी। एकेडमी से पास आउट होने के बाद अब वो महा रेजिमेंट का हिस्सा हैं। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि आर्मी कितनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे अपने सोल्जर और उनकी फैमिलीज का ध्यान रखती है। सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी और इसमें मेरे को मेरी रेजिमेंट ने पूरी हेल्प करी। महा रेजिमेंट मेरे साथ हर एक स्टेप में खड़ी रही और उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। ज्योति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ राष्ट्र रक्षा का वादा कर रही हैं। इन मासूम बच्चों ने अपना पिता खोया था, लेकिन अब वही मासूम आर्मी में जाने का ख्वाब देख रहे हैं।
शहीद दीपक नैनवाल के इन 2 बच्चों में भी वही जज्बा है। Very proud on my mother, but first she was just simple and she was not doing things like she was not able to run. But after my father, my grandmother, Nani gave her the power to do it, and she always used to say her कि ज्योति तू कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मत हटना, आगे बढ़ते रहना. So that I also listened. So I then also said that I will become army doctor, Mama, and I will make you feel proud on me also. सलाम है ज्योति नैनवाल को, जो अब एक मिसाल हैं। सलामी है इनके हौसले को और चेतावनी है देश के दुश्मनों को। ऐसे ही वीर वीरांगनाओं की बदौलत देश महफूज है। आज तक ब्यूरो।